स्वागत करती हूँ दोस्तों एक बार फिर से आपका मैं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट्स ऑफ साइंस और मैं हूँ आपकी दोस्त अनीता अग्रवाल। और आज मैं एक और सेल ऑर्गेनेल लेकर आई हूँ, क्लास 9th का टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और देखते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए क्या क्या करता है और इसकी क्या ज़रूरत है, ये नहीं होगा तो क्या होगा। ये सब देखने से पहले दोस्तों फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो। मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए मेरे वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको नाम दिया गया है पावर हाउस ऑफ अ सेल। एक सेल को पावर प्रोवाइड करने वाला एक ऐसा घर जो कि इस पावर को जनरेट करता है, पावर हाउस ऑफ अ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब सारी ऑर्गेनेल्स खत्म हो जाएंगी तो आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखकर डायग्राम को रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप सारी ऑर्गेनेल्स को समझेंगे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं तो आप इसे अपने माइंड से किसी भी एज में जाकर बना सकते हैं। तो आपको बनाना है एक ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, देखिए इस तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो अभी हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वैसे वैसे इसका डायग्राम सीखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ रॉड शेप्ड सेल ऑर्गेनेल ऑफ एरोबिक यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स कौन थे, रिकॉल करिए फटाफट से। यूकैरियोट्स वो थे जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं। सब ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन से बंधी हुई होती हैं, प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। और ये एरोबिक भी होने चाहिए। क्या होता है दोस्तों एरोबिक का मतलब? एरोबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। तो ठीक है, ये एनिमल्स के लिए तो ठीक है, ये एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। प्लांट्स के लिए कैसे ठीक है, कब करते हैं प्लांट्स माइटोकॉन्ड्रिया को यूज? जी हाँ दोस्तों, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। कब करते हैं? रात के समय। रात के समय कैसे करते हैं रेस्पिरेशन? रात के समय आपने जरूर सुना होगा अपने बड़ों से कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्या लॉजिक है, क्या साइंस है? रात के समय प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो कैसे एक्सेल करते हैं, बाहर कैसे निकालते हैं वो? क्योंकि उन्हें क्या यूज करना है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनानी है अपने लिए? पावर बनानी है, एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए ये किन के लिए मेन ऑर्गेनेल है? जो एरोबिक यूकैरियोट्स होते हैं। चलिए देखते हैं इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आता है और 9th क्लास में भी इस चैप्टर के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और 10th में भी आप ये ज़रूर पढ़ेंगे कि एनर्जी का कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूटिलाइजेशन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने खुद के ही एंजाइम्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी के होते हैं और उससे वो फूड का टोटल ऑक्सीडेशन करते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर किसी की बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वो खाना उसने चबा के ज़रूर खा लिया लेकिन उस खाने में से एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को वो काम मिला हुआ है कि इस खाने को ऑक्सीडाइज करो। ऑक्सीडाइज खाना करते ही जैसे ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हैं वो सिंपलर फॉर्म्स में टूट जाते हैं, तब उनके बॉन्ड से बाहर निकलती है एनर्जी और उस एनर्जी को नाम दिया गया है यूनिवर्सल नेम एटीपी। एटीपी देखने से पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि आपको ये ड्रॉ करना सीखना है अपने आप। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ टू मेम्ब्रेन कवरिंग। इससे पहले कौन सी ऑर्गेनेल हमने टू मेम्ब्रेन वाली पढ़ी थी? न्यूक्लियस। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर एनवलप होता है, उसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और वो भी पोरस होती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होती है, इनवेजिनेट करती है इनवर्ड्स। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले एक इनर मेम्ब्रेन बनाते हैं,
इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से इन्वेजिनेट कर रही है और उसके बाद इसके ऊपर एक और स्मूथ और पोरस है आउटर मेम्ब्रेन। शेप हमने देख ली रॉड शेप और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में इनर डीपली फोल्डेड होती है, आउटर जो होती है स्मूदर पोरस होती है, और इन्हीं फोल्ड्स को दोस्तों हम कहते हैं क्रिस्टे। मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू के अंदर आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी इनर फोल्डिंग्स को, जो इनके ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं, क्रिस्टे कहते हैं कि सिस्टर्ने कहते हैं। सिस्टर्ने हमने कहाँ पढ़े थे दोस्तों? गोल्गी बॉडीज में। मेरा एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने 3 ऑर्गेनेल्स इकट्ठे लिए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और लाइसोसोम। वो वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। आप वहां पर देखेंगे कि जब मेम्ब्रेन्स जो हैं एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होती हैं तो उन पैरेलली अरेंज्ड मेम्ब्रेन्स को एक वर्ड दिया गया है जो कि नाम है सिस्टर्ने या सिस्टर्न्स। तो सिस्टर्न्स और क्रिस्टे दोनों होते सी से स्टार्ट हैं, पर दोनों की प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग बिल्कुल अलग अलग है। और ये फोल्ड्स क्यों बनते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? फोल्ड्स इसलिए होते हैं ताकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकें। आपने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई थ्रेड है जो कि ऐसा दिखाई दे रहा है और वो बहुत लॉन्ग है और उसे हमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड करना है, से फॉर एग्जाम्पल हम सेल की जगह पे फिजिकल वर्ल्ड में से ग्लास ले लेते हैं, इस ग्लास के अंदर हमें उसे कॉम्पैक्टली अरेंज करना है, छोटी फॉर्म के अंदर स्टोर करके रखना है। तो हम इसे कैसे स्टोर करेंगे कि ऐसे हम एक दूसरे के ऊपर क्लब कर देंगे। तो इसी तरीके से इसके अंदर इनवर्ड्स डीपली फोल्ड इसीलिए बनाए गए हैं ताकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हर सरफेस एरिया पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होंगे, और जितने ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होंगे उतने किस फॉर्म के अंदर एनर्जी निकलेगी? एटीपी की फॉर्म में स्टोर करेगा। क्योंकि आप देखिए कि आपकी पूरी बॉडी हर समय वर्किंग है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका सेल सिंस बर्थ से लेके डेथ तक ऑल सेल्स आर कॉन्टिन्यूअसली वर्किंग टायरलेसली अंटिल अनलेस कोई बर्न हो जाए तो भी और दूसरे सेल्स डिवाइड करते हैं उस एरिया को रिवाइव करने के लिए। तो हर चीज में क्या खर्च होती है? एनर्जी खर्च होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कितना बड़ा काम दिया गया, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे हर समय एनर्जी प्रोड्यूस करके रखनी है, क्योंकि ये काम हर समय नहीं होता, ये काम जब नीड अराइज होती है उस समय होता है। ठीक है, तो ये कैसे, एक ये स्ट्रेंज ऑर्गेनेल है, ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए कि कैसे स्ट्रेंज है कि इसके पास अपना खुद का मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है? अपना खुद का डीएनए। क्या था डीएनए? ब्लूप्रिंट, राइबोसोम्स, एंजाइम्स, तो सब चीजें अपने पास खुद से हैं। ये डिपेंडेंट नहीं है किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे या किसी और ऑर्गेनेल पे कि कोई जब वहां से प्रोटीन देगा या पैकेजिंग होकर आएगी तभी ये एटीपी बनाएगा। क्योंकि आप सोचिए आपका ब्रेन जो है इट्स वर्किंग 24 आवर्स, पूरा दिन काम कर रहा होता है। जब आप सो रहे होते हैं तो भी आपको सेंसेशंस प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपको नॉर्मल है बॉडी टेम्परेचर, आपको ठंड लग रही है, आपको क्या फीलिंग हो रही है, आप एनवायरनमेंट में से क्या क्या सेंस कर रहे हैं। तो हर चीज की इंफॉर्मेशन के लिए क्या इस्तेमाल होती है? एनर्जी इस्तेमाल होती है, जिसे कौन प्रोड्यूस करता है बॉडी के सेल्स में? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और राइबोसोम होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस का क्या मतलब हुआ? ऑटोनॉमस मतलब होता है इंडिपेंडेंट, लेकिन हम इसे बोल रहे हैं आधा इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट तो है लेकिन आधा है। क्यों है? क्योंकि कोई अगर सेल किसी भी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, से फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में कहीं पे बर्निंग ऑफ स्किन हो गई तो लाइसोसोम्स आकर उसको खा जाएंगे, और एक बार सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। तो इसको कुछ भी करने के लिए विद इन द सेल होना बहुत जरूरी है।
ये अपने खुद के प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करता है, खुद के एंजाइम्स मैन्युफैक्चर करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का क्लियर हो गया होगा। इसमें आप बीच में थोड़े से राइबोसोम्स बना सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि इनके पास खुद का अपना राइबोसोम होता है। एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि इसके पास अपना एक डीएनए होता है, और आप इसको लेबल कर सकते हैं कि जैसे अपना इसका साइटोप्लाज्म हुआ तो उसको नाम दे दिया हमने मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, राइबोसोम, डीएनए। तो होपफुली, और इनको आप जो फोल्डिंग्स हैं इनको भी नाम देख सकते हैं क्रिस्टे। तो इस तरीके से आप इस ऑर्गेनेल को ड्रॉ कर सकते हैं विद इन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। चलिए अब देखते हैं कि एटीपी एग्जैक्टली क्या है। एटीपी को हम बोल रहे हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी क्या होती है दोस्तों? करेंसी किस लिए, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर करेंसी का क्या यूज है? करेंसी से आप कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। अगर करेंसी होगी तो आपकी कोई भी नीड पूरी हो सकती है। तो यही चीज एक सेल के अंदर है कि उसे अगर अपनी कोई भी नीड कंप्लीट करनी है, कोई भी केमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो उसे भी एक करेंसी चाहिए होती है खर्च करने के लिए, कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, और वो करेंसी है एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स को बनाता है। और जब जब कहीं कहीं पर भी कोई भी केमिकल एक्टिविटी होनी है किसी भी बॉडी के सेल में, से फॉर एग्जांपल मसल सेल को काम करना है, तो मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी बना के रखते हैं, और फूड वहां पे स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। और जब रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी का इस्तेमाल करके उस ग्लाइकोजन को तोड़ के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि इसीलिए इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। और बॉडी जो है वो एनर्जी को यूज करती है जो कि एटीपी की फॉर्म में स्टोर है, ताकि नए केमिकल कंपाउंड्स बना सके या कोई भी मैकेनिकल वर्क कर सके। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कॉन्टिन्यूअसली वर्किंग है, ऑक्सीजन आ रही है क्योंकि एरोबिक यूज करते हैं, और एरोबिक यूज करते हैं तो बार बार एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है ये अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करके। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था, मैं उसका लिंक वीडियो का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। यहाँ पर देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया था लो टू हाई मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो जब शुरू में देखेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन के सोडियम Na के जो है येलो मॉलिक्यूल्स हैं, और पोटेशियम को ग्रीन से डेजिग्नेट किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए सोडियम ज्यादा था, यहाँ कम था। तो लो से हाई जाने के लिए क्या चाहिए था? सोडियम को बाहर जाने के लिए देखिए फिर से सोडियम के 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे। ये देखिए एक एटीपी अटैच होगा तो ये गेट से चैनल से बाहर जा पाएगा, फिर फॉस्फेट अंदर आएंगे, पोटेशियम अंदर आएंगे। तो देखिए किस तरीके से एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल की मॉलिक्यूल्स को जो कि सेमी परमिएबल है अंदर एंट्री या एग्जिट देती है। तो हर समय काम करना है, इसीलिए क्या चाहिए? एटीपी। इसलिए उसको कौन जनरेट करके रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करके रखता है। ये देख लेते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी हुई तब हमने देखा कि एग्जैक्टली एक ऑर्गेनेल और है, और उसका नाम डिस्कवर हुआ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए आप इसकी इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है तो ऑलमोस्ट फ्यूज लग रही है। इनर मेम्ब्रेन देखिए आप कितनी हाईली इन्वेजिनेट है, और ये ब्लैक कलर के जो आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं डॉट्स, ये इसमें राइबोसोम्स हैं। तो ये देखिए ये ये कलर्ड स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रक्चर है। और ये देखिए ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है कि न्यूरॉन जो है आपकी, न्यूरॉन इज अ नर्व सेल बोलते हैं न्यूरॉन को। और इसको देखिए आप एनालाइज करिए कि इसके अंदर एक सेल को एनलार्ज करके दिखाया हुआ है कि अंदर से न्यूरॉन जो है उसके पास भी सिमिलर सेल है, और उसके पास भी अंदर ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये कैसे परफॉर्म करते हैं टायरलेसली, कैसे ये एनर्जी देते हैं ताकि केमिकल कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज हो सके और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है सिग्नल्स ट्रांसफर कर सकें। सोचिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कारण से इफेक्ट हो गया ह्यूमन बॉडी में तो ज्यादातर ये होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर,
जेनेटिक मतलब कि जो जीन्स हमारी थी डीएनए के अंदर, फंक्शनल सेगमेंट्स थे, वो सेगमेंट्स जो हैं वो सही से कॉपी नहीं हुए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के, उनमें कोई एरर आ गया कॉपिंग के टाइम पे, तो उस कारण से किसी इंसान ने अपने अंदर जो है कोई डिजीज जो है वो उसके अंदर एक्सप्रेस हो गया। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सेल्स के बाद बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स जब इकट्ठे होते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक इकट्ठे होके किसी एक बॉडी में एनक्लोज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। देखिए पहले ये ऑर्गेनिज्म बहुत हेल्दी फील कर रहा था। क्यों हेल्दी फील कर रहा था? क्योंकि इसके जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर जो एरर था वो तब तक एक्सप्रेस नहीं हुआ था। इतनी एनर्जी एक बार में प्रोड्यूस कर रहा था माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। जैसे ही उसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया अपना एरर, तो उसकी बॉडी जो है अब लिथार्जिक फील करने लगी, वो थकने लगा। पहले इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, अब सिर्फ इतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और ज़्यादा वीक हो गया, तो आप देखिए एनर्जी जितनी कम होती गई उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो भी कम होती गई। जब देखिए ऑलमोस्ट नियर टू नील है तो आप ये देखिए वो व्हील चेयर में आ गया, और जब एनर्जी ने बनना ही बंद कर दिया बॉडी के अंदर, या फूड कंज्यूम कर रहे हो पर वो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पा रहा है किसी भी कारण से, क्योंकि बॉडी के माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनेल वर्किंग ही नहीं थी सेल के अंदर, तो देखिए आप उसकी डेथ ही हो गई है। तो सोचिए माइटोकॉन्ड्रिया कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप मेरे चैनल अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यूं ही मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी। थैंक यू दोस्तों।